स्टूडेंट्स का आज का टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में हम ये टॉपिक्स पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में शामिल है। उसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं। क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन? चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। फिर हम देखेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं और ये रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन जो फॉरवर्ड भी जाए और बैकवर्ड भी जाए, दे आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शंस। और ऐसे रिएक्शन जो फॉरवर्ड तो जाए लेकिन वापस कभी ना आए, ठीक है, दे आर इरिवर्सिबल रिएक्शन। फिर हम लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ेंगे, किस तरह से इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में लॉ ऑफ मास एक्शन में कितना क्रूशियल और अहम रोल है। लॉ ऑफ मास एक्शन के विद सारा इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन ढूंढते हैं। केमिकल डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसके यूनिट्स क्या होते हैं और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, ठीक है। यूनिट्स कब होते हैं और कब यूनिट्स नहीं होते हैं, ठीक है, या नहीं होने चाहिए, ये रेशियो होती है प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्टेंट। ली चैटलियर प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, इफेक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, या ये सारे इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंडीशंस जो है दे आर कॉल्ड ली चैटलियर प्रिंसिपल। ओके, इक्विलिब्रियम अपने आप को किस तरह से इन चेंजेस के खिलाफ अपने आप को किस तरह से शिफ्ट करता है, किस तरह से उनको मिनिमाइज करता है। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर देखेंगे हम, पीएच और पीओएच देखेंगे। फिर उसके बाद आयनाइजेशन कांस्टेंट्स ऑफ एसिड्स और बेसिस पे डिस्कशन होगी और परसेंटेज आयनाइजेशन भी हम देखेंगे, परसेंटेज आयनाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। ये हम कैसे करते हैं कि अमाउंट ऑफ एसिड आयनाइज्ड डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ एसिड इनिशियली अवेलेबल मल्टीप्लाइड बाय 100 करके, और एंड क्वेश्चन में जाके हम कॉमन एंड फैक्ट और बफर सॉल्यूशन का जायजा लेंगे इस चैप्टर में। और फिर हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, किस तरह से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से आप सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हो प्रोडक्ट से, या फिर आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया है तो आप सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हो, सॉल्युबिलिटी दी जाए तो आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का फॉर्मूला कर सकते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शंस और इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या फर्क होता है? इट प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शंस। मतलब ये नाइट्रोजन का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ हुआ, अमोनिया गैस में आपने कैटालिस्ट यूज किया, FeO MgO SiO2 Al2O3 सारे वाले कैटालिस्ट और इसके एक्टिविटी लेंगे। कहने का मतलब ये डबल रिएक्शन है, बोथ डायरेक्शन में होता है। इट प्रोसीड ओनली इन वन डायरेक्शन। आप सोडियम का रिएक्शन बनाएं वाटर के साथ, ठीक है, तो सोडियम क्या कैचेस फायर क्योंकि वेरी एक्सप्लोसिव रिएक्शन, हाइड्रोजन गैस में पैदा होगी तो आपको हाइड्रोजन उसको आग लग जाएगी और आपको एनएच और हाइड्रोजन गैस मिलेगी, ठीक है। तो सॉल्यूशन भी याद रखिएगा, जब एक मेटल को आप फेंकेंगे वाटर में तो बेसिक ऑक्साइड्स पैदा होंगे और जिन बेसिस पैदा होंगे। इस तरह ये भी डबल एरो रिएक्शन है, MgOH ये सिंगल एरो रिएक्शन है। रिएक्शन नेवर कंप्लीट्स। रिवर्सिबल रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रहा है, बैकवर्ड भी आ रहा है, फॉरवर्ड बैकवर्ड इट कीप्स ऑन गोइंग। रिएक्शन इज कंप्लीटेड। इरिवर्सिबल रिएक्शन में आपने रिएक्शन कंप्लीट कर लिया तो फॉरवर्ड हो गया, बैकवर्ड नहीं आएगा। डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट होती है रिवर्सिबल रिएक्शन में, इधर कोई डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं होती। और इसके अलावा आप रिवर्सिबल रिएक्शन को यू कैन डिस्टर्ब इट एंड इट रिस्टोर्स, ठीक है, इट रिस्टोर्स। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, इसको आप नहीं कर सकते, डिस्टर्ब भी करें, उसको चेंज भी करें और फिर रिस्टोर करें, ऐसा नहीं। इसकी एक्सप्रेशन डबल हेडेड एरोस होती है रिवर्सिबल, और इरिवर्सिबल की सिंगल हेडेड एरोस होती है।
जस्ट फॉरवर्ड, ठीक, इट मीन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बोथ। लॉ ऑफ मास एक्शन इसको वर्क करता है, ये एप्लीकेबल है इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन में। इरिवर्सिबल रिएक्शन में लॉ ऑफ मास एक्शन का कोई रोल नहीं है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। आप एग्जाम्पल देख लो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिलकर यूरिया बनाना, PCl5 का ढूंढ के PCl3 और Cl2 बनाना, ये रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रहे हैं और बैकवर्ड भी जा रहे हैं, ठीक है। और Na का सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन करना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना, मैग्नीशियम का वाटर के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाना, हाइड्रोजन गैस प्राप्त करना, ये रिएक्शन जस्ट यूनिडायरेक्शनल है, ये वापस नहीं जाते, इसलिए हम इनको इरिवर्सिबल रिएक्शन का नाम देते हैं। अब हम वन बाय वन टॉपिक को डिस्कस करते हैं और नेक्स्ट हम देखेंगे कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है। व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम? अपेरेंट रेस्ट स्टेट इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन where the rate of forward and rate of reverse reaction become equal। apparently तो लग रहा है रेस्ट स्टेट है किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं। हालांकि याद रखिएगा ये स्टेट स्टैटिक नहीं होता, ठीक है, रेस्ट स्टेट नहीं होता, बल्कि ये डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। ऑल द टाइम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो रहे होते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अगर आप देखें तो क्लोज्ड सिस्टम के लिए होता है, किसी भी साइड से आप इसको एस्टेब्लिश कर सकते हो। ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होता है और इट कैन बी डिस्टर्ब्ड एंड रिस्टोर्ड, ये याद रखना। अब व्हाट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम? केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए ये एक ग्राफ देखें। शुरू में जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, लेट्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ C इंटू D, ये क्या है? ये एक रिएक्शन है, A भी रिएक्टेंट है, C D प्रोडक्ट है। शुरू में प्रोडक्ट जो है C एंड D, उनकी कंसंट्रेशन बिल्कुल ज़ीरो है, बिल्कुल बनी नहीं है अभी। और इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B इज़, यू कैन से यहाँ पे मैक्सिमम कंसंट्रेशन है। इस साइड से आप कंसंट्रेशन ले रहे हो और इस तरफ आप टाइम ले रहे हो। ये एक हमने सिंपल सा ग्राफ बनाया, टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन। भी शुरू में जब टाइम ज़ीरो है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़ीरो है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम है। ये क्या है? आपके रिएक्टेंट्स हैं। जब टाइम गुजरता है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होते हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाती है। ये देखें यहाँ से यहाँ तक आई और प्रोडक्ट ज़ीरो से ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज कर रही है और रिएक्टेंट डिक्रीज कर रहे हैं। इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है और विद द पैसेज ऑफ टाइम रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होना शुरू हो जाता है। ये एक टाइम आता है जब ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल चलना शुरू कर देती हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड टी इक्विलिब्रियम, यानी द टाइम एट विच इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। अब इक्विलिब्रियम जो है ये डायनामिक होता है, याद रखें। इसमें तीन कंडीशंस हैं। एक हो सकता है ये आपका रिएक्टेंट का ग्राफ है और ये आपका प्रोडक्ट का ग्राफ है जो ऊपर जा रहा है और रिएक्टेंट का नीचे आ रहा है, ये एक लाइन पे आके चले मिल गए हैं। तो इसका मतलब है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम सेम है, ठीक है। और ये आपका रिएक्टेंट का ग्राफ इस वाले में थोड़ा ऊपर है और प्रोडक्ट का ग्राफ जो है वो नीचे है, देख रहे हैं आप। तो इसका मतलब है रिएक्टेंट ज़्यादा है और प्रोडक्ट्स कम है एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। इस केस में आप देखें प्रोडक्ट ज़्यादा हो चुके हैं और रिएक्टेंट्स जो हैं वो कम हो चुके हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट मोर देन रिएक्टेंट, इसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल, और इस केस में रिएक्टेंट इज मोर देन प्रोडक्ट। ये देखिए रिएक्टेंट का ग्राफ ऊपर है एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, यहाँ पे प्रोडक्ट का ग्राफ ऊपर है। तो ये छोटी छोटी बातें आपने याद रखनी है। डायनामिक इक्विलिब्रियम व्हेन टू अपोजिंग चेंजेस अकर एट द सेम रेट, द स्टेट इज कॉल्ड, द स्टेट इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। जायजा लेते हैं अब लॉ ऑफ मास एक्शन का। लॉ ऑफ मास एक्शन गोल्डबर्ग और वेज ने दिया था, 1864 की बात है ये।
द रेट एट विच, इसकी स्टेटमेंट क्या है, द रेट एट विच रिएक्शन प्रोसीड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स। यानी आप फॉरवर्ड रेट जाना चाहते हैं तो रेट एक्टिव मास रिएक्टेंट ए और बी है। अगर आप रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन की बात करें तो फिर आपको ये रिएक्टेंट है। यानी इन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द एक्टिव मासेस, यू मीन एक्टिव मासेस, ये मोलर कंसंट्रेशन जो आपने ली है इन वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन आप कह लें। फॉर आमतौर पे मोल पर डेसीमीटर क्यूब में हम ले रहे होते हैं गैसेस वगैरह। फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन अगर आप देखें A प्लस बी इंटू सी प्लस डी, ये नंबर ऑफ मोल्स मैंने लिखे हुए हैं इनकी बेस पे। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ C एंड D। रिवर्स रिएक्शन के बारे के केस में प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन जाते हैं। वैसे ये रिएक्टेंट RF इज इक्वल टू directly proportional to A E raised to the molar concentration of A raised to number of moles A molar concentration of B raised to number of moles of B। इस तरह हम यहाँ एक कांस्टेंट लेके आए हैं और ये हमने इक्वेशन 1 बना ली। और रिवर्स रिएक्शन के लिए RF raised to the concentration of C into molar concentration of D raised to their number of moles। तो इस तरह से हमने ये दो इक्वेशन बना ली। भैया इक्विलिब्रियम पे कहते हैं ये जो RF जो है R के बराबर होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर होता है। हमने इन दोनों इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर लिया तो KF ओवर KR बना और AB इधर आके डिवाइड हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब है ये इट मीन्स के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन KC के इक्वल होता है ये KF ओवर KR एंड अदर कांस्टेंट KC। तो इन शॉर्ट हम इस नतीजे पर पहुँचे कि क्या है KC क्या है, इट इज़ अ रेशो, इट इज़ अ रेशो। किस चीज़ की रेशो, रेशो ऑफ कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट ऊपर, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स नीचे। बेसिकली KC क्या है, इट्स अ रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स ओवर प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। KC इज़ अ रेशो, इज़ इट। अब हमने KC के बारे में पढ़ना है कि KC के क्या यूजेस हैं, KC किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल है, KC से हम किस तरह डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन या एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं, या इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन को हम किस तरह से एस्टिमेट कर सकते हैं KC वैल्यूज़। Units, its units depend upon the concentration of reactants and products and their physical states। इसकी concentration unit डिपेंड करते हैं कि आप किस में concentration reactant और product की ले रहे हो और उनकी physical state क्या है। Characteristics of KC चंद एक देखते हैं हम, it is independent of initial concentration, initial concentration पे ये डिपेंड नहीं करता। May change with temperature, टेम्परेचर पे ये चेंज होता है, ज़्यादा टेम्परेचर पे और कम टेम्परेचर पे डिफरेंट वैल्यूज़। मे नॉट हैव यूनिट्स, कहते हैं कि ये एक रेशो है, इसके यूनिट्स नहीं होते। या फिर अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल हो तो भी KC के यूनिट जो है नहीं आते या नहीं लिए जाते, ठीक है। KC वेरी स्मॉल प्रोडक्ट इज़ अनस्टेबल, अगर KC की वैल्यू बहुत छोटी है इट मीन के प्रोडक्ट जो है वो बन ही नहीं रहा, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी नहीं है। इट मीन्स के KC वैल्यू स्मॉल मीन प्रोडक्ट अनस्टेबल, और KC लार्ज वैल्यू मीन प्रोडक्ट इज़ वेरी स्टेबल, ठीक है जी। फैक्टर अफेक्टिंग KC अगर आप देखो टेम्परेचर है, हाई वैल्यू आएगी एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में, इसका मतलब KC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर पे। लो वैल्यू आएगी एक्सोथर्मिक के केस में, KC इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ऑलरेडी हीट इवॉल्व हो रही होती है। तो आप अगर इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर करोगे तो वो डिसफेवर करेगा रिएक्शन को, और ये इनिशियल कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है। रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स, मतलब हम गैसेस के लिए क्या लेंगे, लिक्विड्स के लिए क्या लेंगे, सॉलिड्स के लिए क्या लेंगे। आम तौर पे हम जब KC लिख रहे होते हैं तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब, स्क्वायर ब्रैकेट स्टैंड्स फॉर मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो हम कंसंट्रेशन लिक्विड्स और सॉलिड्स के लिए हम मोल पर डेसीमीटर क्यूब लेते हैं, और ये देखें ये सॉल्यूशंस वगैरह की कंसंट्रेशन है, मोल पर डेसीमीटर मोल, ये जो है कंसंट्रेशन फॉर लिक्विड्स होगी, यानी कंसंट्रेशन, ये हम एक्सप्रेशन इस तरह से लिखेंगे KC और KC फॉर
लिक्विड्स। अगर गैसेस के हो तो पार्शियल प्रेशर होता है, फिर हम इसको Kp कह देते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ C, पार्शियल प्रेशर ऑफ D रेज टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D, पार्शियल प्रेशर ऑफ A रेज टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, पार्शियल प्रेशर ऑफ B रेज टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ। यानी जब गैसेस की बारी आए तो हमने बात करनी है पार्शियल प्रेशर की, और जब लिक्विड्स की बारी आए तो हमने बात करनी होती है लिक्विड्स की बारी हो तो हमने कंसंट्रेशन मोल पर डेसीमीटर क्यूब में लेनी होती है। अब इनके दरमियान क्या रिलेशन है? कहते हैं जी Kp इज इक्वल टू है Kc इंटू RT की डेल्टा एन। हमें पता होना चाहिए Kp क्या है, Kc क्या है, R क्या है जनरल गैस कांस्टेंट, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर, डेल्टा एन क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी दोनों का डिफरेंस है डेल्टा एन। अगर तो डेल्टा एन ज़ीरो आ जाता है, ये ज़ीरो मीन इसकी वैल्यू 1, इसका मतलब है ये इस 1 से मल्टीप्लाई होकर इसके इक्वल, इसका मतलब Kp और Kc इक्वल है। डेल्टा एन की अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का डिफरेंस ज़ीरो हो तो इट मीन कि Kp Kc के इक्वल है। अगर डेल्टा एन ग्रेटर देन ज़ीरो है, यानी 1 2 3 कोई डिफरेंस आ रहा है पॉजिटिव, तो इसका मतलब है कि Kp लार्ज है। क्यों भाई? किसी फैक्टर से ये मल्टीप्लाई हो के Kc इसके इक्वल हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि Kp की वैल्यू लार्ज है, जो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन Kc उसके इक्वल हो रहा है किसी फैक्टर से। और अगर डेल्टा एन ज़ीरो से लेस आ रहा है, यानी नेगेटिव आ रहा है, डेल्टा एन इज़ लेस दैन ज़ीरो, यानी माइनस में कोई आ रही है क्वांटिटी, तो इसका मतलब है Kc जो है वो बड़ा है, जो माइनस वाली क्वांटिटी इससे मल्टीप्लाई हो के Kp के इक्वल हो रहा है। इसका मतलब है Kc फिर बड़ा होगा। अगर डेल्टा एन ज़ीरो है तो Kp इज इक्वल टू Kc, और अगर डेल्टा एन पॉजिटिव है तो Kp बड़ा है, और अगर डेल्टा एन नेगेटिव है तो Kc बड़ा है देन Kp। ये याद रखना है अपने ये रिलेशनशिप। अब हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ Kc। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के बारे में हमें ये बताता है, और दूसरा ये हमें एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है, और फिर इसके बाद हमें ये इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन के बारे में, इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन कंडीशंस के बारे में बताता है। 3 चीज़ें हैं। फर्स्ट वन है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। Kc हमें पता है इट्स अ रेशो ऑफ प्रोडक्ट टू द रिएक्टेंट्स, ये हमें पता है Kc इज़ अ रेशो ऑफ प्रोडक्ट टू द रिएक्टेंट्स। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैसे हमें बताएगा Kc? देखें जी, अगर Kc लेस देन 1 होगा तो बैकवर्ड रिएक्शन विल डोमिनेट, क्योंकि Kc की रिएक्शन वैल्यू कम आ रही है, 1 से इसकी वैल्यू कम का मतलब डोमिनेंट रिएक्शन बैकवर्ड में होगा, यानी बैकवर्ड रिएक्शन डोमिनेट करेगा। और अगर Kc 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, तो रिएक्शन विल प्रोसीड इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। 2 केसेस हैं, Kc लेस देन 1 तो इसका मतलब है कि बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा, ठीक है, रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे, और Kc ग्रेटर देन 1 यानी प्रोडक्ट ज़्यादा है, तो इसका मतलब रिएक्शन विल फॉरवर्ड प्रोसीड इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। एक केस आएगा जब Kc 1 के इक्वल होगा, तो उस वक्त हम कहते हैं इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया या सेटल डाउन हो गया, ठीक है जी। इसके बाद है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। हमें Kc की वैल्यू से एक्सटेंट का मतलब किस हद तक रिएक्शन होगा। मसलन आपके पास ओजोन है, ओजोन जो है मुकम्मल तौर पे इसमें टूट जाता है ऑक्सीजन में, तो इसका ये रिएक्शन बनता है। इसकी अगर Kc वैल्यू देखें तो वो बहुत ही हाई है, 10T55 at 25 सेंटीग्रेड। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि बहुत बड़ी Kc की वैल्यू आ रही है, Kc वैल्यू वेरी लार्ज, तो रिएक्शन विल मूव इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी ऑल द रिएक्टेंट्स, यानी ऑलमोस्ट ऑल द रिएक्टेंट्स आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। Kc वेरी लार्ज वैल्यू। अच्छा, एक हो सकता है Kc वैल्यू स्मॉल भी हो, मतलब आपके पास 2HF है, आप इसको तोड़ते हैं, काफ़ी हाई टेम्परेचर पे जाते हैं आप, 2000 पे जाके भी
ये बहुत कम H2 और F2 में ये टूटता है। और Kc की वैल्यू जब हम देखते हैं वेरी स्मॉल, कितनी स्मॉल, 10⁻13, वेरी स्मॉल वैल्यू। तो इसका मतलब है रिएक्शन इज हार्डली पॉसिबल। तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब ये है कि वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ द प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड, नहीं बहुत कम प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल बने। Kc वैल्यू वेरी स्मॉल मीन्स कि बहुत हद तक रिएक्शन नहीं हुआ, बहुत कम हद तक हुआ या बहुत हद तक रिएक्शन नहीं हुआ। Kc वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, या कह लें आप Kc वैल्यू नीदर वेरी स्मॉल नॉर वेरी लार्ज। अच्छा, इस केस में अगर आप देखें, मतलब आपके पास है एसिटिक एसिड है, आप इसका रिएक्शन इथाइल अल्कोहल से करवा दो इन द प्रेजेंस ऑफ एन मिनरल एसिड, अगर आप डालें इसमें तो इथाइल एसीटेट बनेगा आपके पास। दिस इज़ कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, ठीक है। तो ये एस्टर फॉर्मेशन, इसमें Kc वैल्यू मैं कहता हूँ आपकी आ रही है जी 0.33। अच्छा, अब ये वैल्यू ना तो 0.00000 या 10⁻13 में है या 10⁵ में, इस तरह की ना ये बहुत ही लार्ज वैल्यू है Kc की, और ना ही इतनी फ्रैक्शंस में बहुत स्मॉल नहीं है, रीज़नेबल वैल्यू है। इट मीन कि एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम हमारे पास रीजनेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स मौजूद होती है जब Kc वैल्यू नीदर वेरी स्मॉल नॉर वेरी लार्ज। हाँ, जब Kc वैल्यू वेरी लार्ज, इसका मतलब ऑल द रिएक्टेंट्स हैव बीन converted into product, reaction is almost complete। और जब Kc value very small हो, it mean reaction is hardly possible, a few molecules have been converted into product। तो जब Kc value एवरेज हो, न बड़ी न छोटी, इंटरमीडिएट है, तो इसका मतलब हमारे पास इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट तमाम के मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं। अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंडीशंस। ये कह लें आप Kc की तीसरी एप्लीकेशन है, यानी जब हम टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और ये कंसंट्रेशन, ये सारी चीज़ें चेंज करेंगे तब क्या होगा Kc के साथ, या आप कैटालिस्ट चेंज करते हैं या लगाते हैं तो देन व्हाट विल हैपन, ये हम डिस्कस करते हैं। एप्लीकेशन थर्ड जो है Kc का, दैट इज़ इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंडीशंस। कि कोई कंडीशन आप चेंज कर दो, आप टेम्परेचर करो, प्रेशर करो, कंसंट्रेशन करो, वॉल्यूम करो, कैटालिस्ट करो, कोई कंडीशन अगर आप चेंज करें तो उसका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड लीच-एटलियर प्रिंसिपल, ठीक है। लीच-एटलियर प्रिंसिपल क्या है कि जब कोई सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है और आप उस पर कोई स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो सिस्टम अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करेगा कि उस स्ट्रेस के इफ़ेक्ट को मिनिमाइज़ किया जा सके। यानी सिंपली हम कहते हैं व्हेन अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड, जब एक सिस्टम को इक्विलिब्रियम में हो तो आप उसको डिस्टर्ब करें तो इट एडजस्ट इटसेल्फ, अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करता है so as to minimize the effect of that change, the effect of that change, कि वो चेंज के इफ़ेक्ट को मिनिमाइज़ करता है। सिस्टम अपने आप को इस तरह करता है कि वो चेंज के इफ़ेक्ट को मिनिमाइज़ करे या नलीफाई करे या उसको रिड्यूस करे। दिस इज़ कॉल्ड लीच-एटलियर प्रिंसिपल। अब आपके पास लेट्स से कंसंट्रेशन किस तरह से BiCl3 है आपके पास, ठीक है, आप इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हो तो यू विल गेट BiOCl प्लस
HCl। ठीक है जी। ये बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड जो है, इसकी वजह से इसका कलर मिल्की नज़र आता है। किस तरह का? मिल्की। अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर आप इस रिएक्शन में, ठीक है, वाटर डाल दें तो मिल्कीनेस आएगी, ठीक है, BiCl। और अगर आप HCl ऐड कर दें तो रिएक्शन वापस चला जाएगा। HCl डाल दें तो BiCl3 बना के मिल्कीनेस को ख़त्म कर देगा। क्या हुआ? आप अगर इसमें वाटर डालेंगे BiCl3 में तो मिल्कीनेस आएगी, और अगर HCl डालेंगे तो रिएक्शन वापस चला जाएगा, BiCl3 आ जाएगा, तो मिल्कीनेस इसकी ख़त्म हो जाएगी। इस तरह इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन कंडीशंस जो है, इसको हम स्टडी कर सकते हैं। अब आपके पास इसी तरह अगर है जनाब, लेट्स से हम इसमें अमोनिया को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास है N2 + 3H2 चेंजिंग टू योर 2NH3। ये एक रिएक्शन है, ठीक है। तो इसमें अगर आप याद रखो, अगर N2 की कंसंट्रेशन में इजाफा कर दो तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। याद रखें, ये लाइन मैंने लगा दी, फॉरवर्ड। क्यों? एक रिएक्टेंट बढ़ गया है तो वो मिलके प्रोडक्ट बनाएगा। ये हम एक कंटेनर के अंदर रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन में इजाफा करें तब भी रिएक्शन, भाई अगर इफ़ यू ऐड सम ऑफ द रिएक्टेंट्स द रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये जो रिएक्टेंट ज़्यादा होगा कोई इनमें से एक, तो रिएक्शन फॉरवर्ड चला जाएगा। और इसी तरह अगर आप H2 को अगर रिमूव कर दो तो रिएक्शन बैकवर्ड चला जाएगा, या आप N2 को रिमूव कर दो तो रिएक्शन बैकवर्ड चला जाएगा, या फिर आप अमोनिया को यहाँ से इस कंटेनर से निकालना शुरू कर दो तो रिएक्शन फॉरवर्ड चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसमें फर्दर अमोनिया ऐड कर दो तो अमोनिया ज़्यादा हो जाएगा, वो N2 और H2 में चला जाएगा। ये है इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, कि आप नाइट्रोजन इफ़ यू ऐड सम ऑफ द रिएक्टेंट इट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। इफ़ यू रिमूव वन ऑफ द रिएक्टेंट तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट विल कम बैक, रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। इफ़ यू ऐड द रिएक्टेंट रिएक्शन विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। इफ़ यू रिमूव द प्रोडक्ट, अगर आप प्रोडक्ट हटा दें तो रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाएगा। ये क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन का इफेक्ट है ऑन इक्विलिब्रियम। ठीक हो गया जी। इसी तरह हम इसमें प्रेशर और वॉल्यूम, चूँकि दोनों एक दूसरे के इन्वर्स रिलेटेड हैं, हम इनको इकट्ठा डिस्कस कर सकते हैं। लें जी, देखते हैं। इसी रिएक्शन के लिए मैं कहता हूँ क्या इफ़ेक्ट होगा जी अगर आप प्रेशर बढ़ाएं या प्रेशर कम करें। प्रेशर बढ़ाने का मतलब वॉल्यूम कम, प्रेशर कम करने का मतलब वॉल्यूम ज़्यादा, ठीक है। अब आपको पता है इसका 1 मोल है, यानी इसका 1 वॉल्यूम है, और इसके कितने वॉल्यूम है? 3 वॉल्यूम है। और इसके कितने वॉल्यूम बन रहे हैं? 2 वॉल्यूम। बात तवज्जो से सुने, गैस में मोलर वॉल्यूम कंसीडर होते हैं। अब अगर आप प्रेशर बढ़ाएं तो वॉल्यूम कम होगा। जब वॉल्यूम इस कंटेनर का कम होगा तो सिस्टम किधर प्रोसीड करेगा? भाई वॉल्यूम कम की तरफ ही जाएगा। ये देखो, ये 4 वॉल्यूम रिएक्टेंट में है, ठीक है, और प्रोडक्ट में आपके सामने कितने वॉल्यूम हैं? 2 वॉल्यूम्स हैं। ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड। जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो सिस्टम भी डिक्रीज्ड वॉल्यूम की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब है ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड। तो जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज फेवर्ड। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज फेवर्ड। इसके बरक्स कर लें। ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर वॉल्यूम विल इंक्रीज एंड फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी N2 और H3H2 की फॉर्मेशन जो है वो फेवर होगी। इंक्रीज ऑफ प्रेशर विल फेवर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड डिक्रीज ऑफ प्रेशर विल फेवर बैकवर्ड रिएक्शन। ये है इफेक्ट ऑफ चेंज। आप इस रिएक्शन की पे अगर लिखो तो इंक्रीज ऑफ प्रेशर
विल फेवर दिस रिएक्शन, इस वाले रिएक्शन को, विल फेवर दिस रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, याद रखना है, और इसका उलट कर लें इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। इसका उलट क्या है, डिक्रीज ऑफ प्रेशर। भाई डिक्रीज ऑफ प्रेशर यू मीन इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम, तो बैकवर्ड रिएक्शन होगा। डिक्रीज ऑफ प्रेशर विल फेवर बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन, ये दो बातें आपने याद रखनी है, ठीक है। अब व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है इन अ सेंस कि रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन और दूसरे होते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। भाई एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है उनको एनर्जी चाहिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन नीड एनर्जी, उनको एनर्जी चाहिए। एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड, ठीक है, आर फेवर्ड बाय द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अब ये एंडो, अब मैं कह रहा हूँ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, जिनमें रिएक्शन से ऑलरेडी एनर्जी निकलती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर डिसफेवर्ड, मैंने कर दिया, आर डिसफेवर्ड बाय इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर पे डिसफेवर होते हैं, डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर पे इसका मतलब है ये फेवर होंगे। भाई बात तवज्जो से सुने, इस रिएक्शन में या कोई और आपके पास रिएक्शन है जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ऑलरेडी एनर्जी निकल रही होती है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन डिसफेवर हो जाता है, ठीक है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन को एनर्जी चाहिए होती है, जब एनर्जी चाहिए होगी तो इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर उसको फेवर करता है। अब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है 93, 94 या इस तरह से 41.6 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हो रही है अगर इस रिएक्शन में, ठीक है। तो इसका मतलब है इंक्रीज अगर आप टेम्परेचर करेंगे तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा, डिसफेवर हो जाएगा। और अगर कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन हो तो दैट विल बी फेवर्ड बाय द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। इन द एंड हम देखते हैं कैटालिस्ट, कहते हैं कैटालिस्ट हैज नो इफेक्ट ऑन केसी वैल्यू। केसी वैल्यू को कम या ज़्यादा नहीं करता ये, बट helps to attain Kc earlier, helps to attain Kc earlier। ये बात याद रखें, Kc की अटेनमेंट को अर्ली हासिल करने में ज़रूर हेल्पफुल होता है कैटालिस्ट। बाकी ये कि Kc की वैल्यू कम या ज़्यादा नहीं करता, ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एक रिएक्शन जो है वो बड़े लंबे ऊपर एक्टिवेशन एनर्जी से हो के आ रहा है, तो उसको क्या करता है कैटालिस्ट, उसको शॉर्टेस्ट वे दे देता है, कुछ शॉर्ट मैकेनिज्म अपना देता है, तो उसको एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, मैकेनिज्म को चेंज करता है, पाथवे को चेंज करता है, रिएक्शन को जल्दी, वही रिएक्शन जो हम हो सकता है घंटों में ना कर सकें वो चंद सेकंड, चंद मिनटों में हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट आपको पता है 10-20 टाइम रिएक्शन को फास्टर कर देते हैं। तो याद रखिएगा Kc की वैल्यू पे कैटालिस्ट का असर नहीं होता, हाँ Kc की अटेनमेंट जल्दी हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटालिस्ट। Kc इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट रिएक्टेंट, किसकी रेशियो है आपको पता है। Kc इज अ रेशियो ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट्स, तो ये आपका सी ऑप्शन दुरुस्त होगा इस केस में, ठीक है। यूनिट्स ऑफ Kc फॉर अमोनिया सिंथेसिस अगर आप कैलकुलेट करें, आप लिख के निकालें तो ये ए ऑप्शन इसका बनेगा, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट जो है वो ज़्यादा है और प्रोडक्ट की कम है, तो रिएक्टेंट
डिनोमिनेटर में होगा तो ये वाले यूनिट्स आएंगे, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट कांस्टेंट, रेट कोएफिशिएंट। भाई रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट अगर जाएं तो यकीनन फॉरवर्ड रिएक्शन होना चाहिए, ठीक है। एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज लो होती है, एवरेज होती है, हाई होती है, कांस्टेंट होती है। यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कैसी होती है शुरू में रिएक्टेंट मैक्सिमम होती है, हाई होती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। और ये भी याद रखें रेट ऑफ रिएक्शन शुरू में फास्ट होता है क्योंकि कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ज़्यादा कोलिजन्स होंगे, इसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है। प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट रेशियो इज ग्रेटर देन केसी। व्हाट डज इट मीन? भी केसी से ये रेशियो बड़ी है तो इट मीन प्रोडक्ट ज़्यादा है, तो रिएक्शन को क्या होगा? लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट एक्सप्रेशन, फॉरवर्ड रिएक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन। भी अगर ज़्यादा प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, ये तभी बड़ी हो सकती है जब न्यूमरेटर बड़ा होगा, तो प्रोडक्ट ज़्यादा है तो रिएक्शन किधर जाएगा? फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है जी। इन केस ऑफ गैसेस Kc इज रिप्लेस्ड बाई Ka, K, Kb या Kp, तो यकीनन Kp से रिप्लेस कर देते हैं। गैसेस का जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेते हैं तो Kp लिया जाता है पार्शियल प्रेशर की वजह से। द वैल्यू ऑफ Kc चेंजेस विद टेम्परेचर, डू नॉट चेंज विद टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, नन ऑफ दिस। क्यों भी क्या होता है? यकीनन Kc की वैल्यू टेम्परेचर डिफरेंट पे अगर करें तो डिफरेंट Kc वैल्यू आती होती है। फॉर द रिएक्शन COH2 इंटू मीथानॉल, ठीक है, ये वाला रिएक्शन है आपके पास, तो इसके लिए कौन सा आंसर होगा? Kp ग्रेटर देन Kc, Kp इज इक्वल टू Kc, Kp लेस देन Kc, Kc इज इक्वल टू 0। भाई आप डेल्टा n अगर देखें तो क्या है? प्रोडक्ट 1 माइनस रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स, डेल्टा n आपका आ रहा है माइनस में। और जब माइनस या नेगेटिव वैल्यू आ रही हो डेल्टा n की तो याद रखिएगा Kc उस वक्त ग्रेटर होता है देन Kp, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका दुरुस्त होगा। अभी कुछ MCQs का जायज़ा लेते हैं। इन विच रिएक्शन Kp इज इक्वल टू है Kc। आपको पता है जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल हो तो Kp इक्वल टू Kc बन जाता है, ठीक है ना। वैसे आपको पता ही है Kp इज इक्वल टू है Kc इंटू RT रेज़ टू द पावर डेल्टा n। ये एक फॉर्मूला है। इसमें जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का डिफरेंस 0 आ रहा हो तो ये क्वांटिटी 1 बन जाती है, इसकी पावर रेस 0 हो जाती है और ये 1 हो जाती है। इसका मतलब Kp Kc दोनों इक्वल हो। आप इसमें से वो देखें जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों इक्वल है, तो यकीनन आपका डी ऑप्शन दुरुस्त होगा, ठीक है। इफ़ द वैल्यू ऑफ Kc इज़ लार्ज देन इट शोज़ द प्रोडक्ट्स आर, क्या मतलब है जी? Kc वैल्यू वेरी लार्ज, इट मीन प्रोडक्ट्स आर वेरी स्टेबल, मोर स्टेबल, ऑप्शन ठीक होगा। Kc वैल्यू इज़ वेरी स्मॉल, तो इसका मतलब होगा प्रोडक्ट अनस्टेबल है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। जब Kc लार्ज होगा तो मोर स्टेबल प्रोडक्ट और स्मॉल होगा तो अनस्टेबल प्रोडक्ट। अब एक रिएक्शन है, एसिटिक एसिड इथानॉल के साथ रिएक्ट करके एस्टर बनाता है और वाटर निकलता है, हैज़ Kc यूनिट। इस रिएक्शन में Kc यूनिट बताएं जी। भाई Kc के यूनिट जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट बराबर हो तो नहीं होते। देखो इसका 1 मोल है, इसका भी कोफिशिएंट 1, इसका भी 1, इसका भी 1, तमाम के नंबर ऑफ मोल्स पर डेसीमीटर, मोल पर डेसीमीटर, जब हम इनका Kc में वैल्यू पुट करेंगे तो देखो Kc आप लिखोगे और ऊपर प्रोडक्ट रखोगे और नीचे रिएक्टेंट्स रखोगे तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो नो यूनिट्स वाला ऑप्शन आपका दुरुस्त होना चाहिए। फॉर विच वैल्यू ऑफ Kc रिएक्शन इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट। अच्छा, इसमें हमने ये देखना है कि रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट तब होता है जब Kc वैल्यू वेरी हाई होती है। तो यहाँ पे Kc वैल्यू वेरी हाई 10 - 30, 10 - 10, 10 + 30, तो यकीनन Kc वैल्यू वेरी हाई तब होगी जब रिएक्शन कंप्लीट होगा, यानी वेरी हाई हमने ऑप्शन लेना है, तो ये वाला ऑप्शन सी होगा। विच Kc वैल्यू सजेस्ट रिएक्शन इज़ हार्डली पॉसिबल।
यानी प्रोडक्ट अनस्टेबल है, बन ही नहीं रही है, तो इनमें से कौन सी कैसी वैल्यू आपको सजेस्ट करेगी कि रिएक्शन इज़ हार्डली पॉसिबल, जो सबसे कम होगी? तो हमारा ऑप्शन बी दुरुस्त होना चाहिए, दैट इज़ द लीस्ट वैल्यू ऑफ द ऑल 4 वैल्यूज़। द यूनिट्स ऑफ Kc फॉर 2SO2 प्लस O2, इसके लिए आप यूनिट्स निकाल सकते हैं, तो होपफुली ये वाले आएंगे, आप Kc निकालें अगर इसका, तो प्रोडक्ट आप इधर देखो SO3 रेज टू द पावर 2 ओवर SO2 रेज टू द पावर 2 और O2, ठीक है। अब मोल डेसीमीटर आप पुट करेंगे तो आपका ये वाला बीटा ऑप्शन आएगा। अब ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब इसमें मैं 3-4 बातें आपसे पूछता हूँ जी, आप मुझे ये बताओ कि अगर प्रेशर बढ़ाएं, क्यों भाई, प्रेशर इंक्रीज करें तो रिएक्शन किस तरफ जाएगा? ये वाला रिएक्शन आपको पता है, इसके 2 वॉल्यूम और इसका यानी रिएक्टेंट के 3 वॉल्यूम है और प्रोडक्ट के 2 वॉल्यूम है। आप प्रेशर बढ़ाओगे, ये कंटेनर के अंदर रिएक्शन हो रहा है, आप प्रेशर बढ़ाओगे ना जब इसके ऊपर, तो वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम कम जो है, ये 3 वॉल्यूम है, ये 2 वॉल्यूम है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगा। इंक्रीज ऑफ प्रेशर विल फेवर द रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये याद रखना है आपने। दूसरा, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब मैं अगर टेम्परेचर इंक्रीज करूँ, क्यों भाई, यू नो इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर जो होता है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वो फॉरवर्ड रिएक्शन को डिसफेवर करता है, डिसफेवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन, ये याद रखना है आपने। और इसी तरह इसका उलट कर लो, डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर फेवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। अब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें टेम्परेचर के इफेक्ट का आपको पता होना चाहिए, प्रेशर और वॉल्यूम का पता होना चाहिए। अब मैं कहता हूँ कैटालिस्ट लगाने से क्या होगा, Kc वैल्यू सेम रहेगी लेकिन Kc की अटेनमेंट अर्लियर हो जाएगी, ठीक हो गया। इट्स ऑल अबाउट, ओके जी।